तरीके से कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे आप एसएससी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। इस टॉपिक से जुड़ी पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। आज इसका कंप्लीट मास्टर क्लास लाया गया है जिसमें सभी टॉपिक कवर हैं। इसकी विश्वसनीयता की चिंता मत करना, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक के नोट्स यानी मेरे नोट्स से क्लास बनाया गया है। तो चिंता मत करना, पूरा क्लास देखो अच्छे से और सुनो ध्यान से, जिससे सारा टॉपिक एक बार आपके दिमाग में फिक्स हो जाए और कोई भी एग्जाम में बैठो उसे आसानी से उसमें टॉप कर सकते हो और ये सीधे आपके दिमाग में घुसने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे यूरोप की अलग अलग ताकतें हिंदुस्तान आईं, और इसे हम रटेंगे नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे, साल दर साल। बिल्कुल, और इसमें दो बहुत जरूरी क्रम हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हाँ, एक है कंपनियों के भारत आने का क्रम और दूसरा है उनके स्थापना का क्रम। तो पहले कंपनियों की स्थापना का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज 1498 में, फिर आए अंग्रेज 1600 में, उनके ठीक बाद डच 1602 में, फिर डेनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1664। ये तो सीधा साधा क्रम लगता है। लेकिन असली खेल व्यापारियों के आने के क्रम में है। यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीएससी मतलब ट्रिक क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पुर्तगीज तो सबसे पहले आए, वो ठीक है, लेकिन उनके बाद अंग्रेज नहीं आए। डच आए? हाँ, डच आए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो पहले थी 1600 में, पर डच व्यापारी उनसे पहले भारत पहुंच गए। ये पॉइंट नोट करने वाला है। मतलब टाइमिंग का खेल था पूरा। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से शुरू करते हैं, पुर्तगीज। बिल्कुल। साल था 1498। एक नाम जो हम सब ने सुना है, वास्को डी गामा। हाँ, भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, इसने तो इतिहास ही बदल दिया। और उसका स्वागत किया कालीकट के राजा जमोरिन ने। यही बात मुझे हमेशा से सोचने पर मजबूर करती है। एक अनजान विदेशी का इतना गर्मजोशी से स्वागत क्यों? ये कोई भोलापन नहीं था, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव थी। देखिए, उस वक्त मसालों के व्यापार पर अरब व्यापारियों की पूरी मोनोपोली थी। अच्छा, तो जमोरिन उनसे परेशान थे। बहुत ज्यादा। सारा मुनाफा अरब ले जाते थे। तो जमोरिन को वास्को डी गामा में एक नया खिलाड़ी दिखा, एक ऐसा मोहरा जिसे वो अरबों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन इस एक कदम ने, इस एक मुलाकात ने यूरोप के लिए भारत के समुद्री व्यापार का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। और पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने तो आए नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1505 में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली वाइसराय बनाकर भेजा गया, और वो अपने साथ एक बहुत ही आक्रामक पॉलिसी लेकर आए। ब्लू वाटर पॉलिसी? हाँ, या शांत जल की नीति। नाम तो बड़ा शांत है, शांत जल की नीति, पर इसका असली मतलब क्या था? मतलब नाम के ठीक उल्टा था। अल्मीडा का मानना था कि भारत की जमीन पर किले जीतने से कुछ नहीं होगा, असली ताकत समंदर में है। मतलब हिंद महासागर पर कब्जा कर लो। एग्जैक्टली। जिसने हिंद महासागर को कंट्रोल कर लिया, उसने व्यापार को कंट्रोल कर लिया। ये तो आज की जियोपॉलिटिक्स जैसा है। जैसे साउथ चाइना सी में चीन अपनी नेवल डोमिनेंस बनाना चाहता है। बिल्कुल वही सोच थी। लेकिन असली गेम चेंजर अल्मीडा के बाद आया, 1509 में। अफोंसो डी अल्बुकर्क। इन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना? हाँ, क्योंकि इनकी सोच अल्मीडा से एक कदम आगे थी। इन्होंने कहा समंदर तो ठीक है, पर हमें जमीन पर भी एक परमानेंट पॉलिटिकल बेस चाहिए, एक अड्डा। और वो अड्डा बना गोवा 1510 में। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तो गोवा सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, वो भारत में पुर्तगाल की सत्ता का सिंबल बन गया। हाँ, उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स, जहां से वो पूरे पश्चिमी तट को नियंत्रित करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गोवा में सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। अच्छा जी, ये दिखाता है कि वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो यहाँ के सामाजिक मामलों में भी दखल दे रहे थे। तो मीम्स के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है कि अल्बुक्यूर्क की भूमिका क्या थी। निश्चित रूप से। और इसी नींव पर आगे नीनो डी कुन्हा ने साम्राज्य को और फैलाया। 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर कब्जा। तो पश्चिमी तट पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई। बहुत ज्यादा।
लेकिन ये सब बाकी यूरोपीय ताकतों से ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सका। और फिर एंट्री हुई डचों की। सही, 1605 में डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया, पर उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी पुर्तगालियों से एकदम अलग थी। कैसे अलग थी? आए तो वो भी मसालों के लिए थे। हाँ, पर उनका मुख्य ध्यान भारत पर नहीं, इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। भारत उनके लिए एक तरह का सोर्सिंग हब था। मतलब वो यहाँ से सूती कपड़ा खरीदते थे, जिसकी इंडोनेशिया में बहुत मांग थी, और फिर उस कपड़े के बदले में इंडोनेशिया से मसाले खरीदते थे। अरे वाह, ये तो एक त्रिकोणीय व्यापार, एक ट्रायंगुलर ट्रेड हो गया। हाँ, बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। और उनका जो मुख्यालय था पुलिकट, वहाँ वो पगोड़ा नाम के सोने के सिक्के भी ढालते थे। अपनी खुद की करेंसी। हाँ, ये तो उनकी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी का प्रतीक था। बिल्कुल। लेकिन भारत की राजनीति में उनकी दाल ज्यादा गली नहीं। 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध। अंग्रेजों और डचों के बीच। हाँ, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में डचों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहीं से कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी की एंट्री होती है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारी बनकर आई और 200 साल हुकूमत कर गई। इनकी कहानी शुरू होती है 1600 से, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें एक रॉयल चार्टर दिया। और उस चार्टर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक लाइसेंस नहीं था, वो इंग्लैंड की तरफ से पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार था, मोनोपोली। मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी इन्हें चैलेंज नहीं कर सकती थी। हाँ, तो ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसे स्टेट का पूरा सपोर्ट था। यही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज था। और भारत में पैर जमाने के लिए उन्होंने सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में दस्तक दी। जी, 1609 में विलियम हॉकिंस पहुंचे। कहते हैं वो तुर्की भाषा बहुत अच्छी जानते थे, जिससे जहांगीर काफी इम्प्रेस हुआ। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी थी। हाँ, पर असली कामयाबी मिली 1615 में, जब सर थॉमस रो आए। इन दोनों में क्या फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। हॉकिंस एक व्यापारी की तरह अनुमति मांगने गए थे, जबकि सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के ऑफिशियल एम्बेसडर बनकर एक बराबरी के स्तर पर बात करने आए थे। वो रियायतें नहीं, अधिकार मांगने आए थे। और यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। हाँ, लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। उनकी पहली फैक्ट्री की कहानी ही उनके धैर्य को दिखाती है। अच्छा। 1608 में सूरत में कोशिश की, नाकाम रहे। फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में एक टेम्पररी कारखाना खोला, और आखिर में 1613 में जाकर उन्हें सूरत में स्थायी कारखाना बनाने की इजाजत मिली। 5 साल लग गए। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी इसमें एक सीख है। पहली बार में सफलता ना मिले तो प्रयास करते रहना है। बिल्कुल। अच्छा, इस रेस में 2 और छोटे खिलाड़ी भी थे, डेनिश और फ्रांसीसी। हाँ, डेनिश तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 1620 में त्रांकेबार और 1676 में सेरामपुर में उनकी बस्तियां थीं, पर उनका ध्यान व्यापार से ज्यादा ईसाई मिशनरी गतिविधियों पर था। तो वो बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं बन पाई। साथ उनकी कंपनी थी कंपनी दिस इंडियस ओरिएंटल्स। जी, और यहीं पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का वो बुनियादी फर्क है जिसने आगे चलकर सब कुछ तय कर दिया। वो फर्क क्या था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, हाँ। और फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। उसे राजा लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने बनवाया था। अच्छा, तो एक तरफ थी मुनाफे के लिए भूखी प्राइवेट कंपनी और दूसरी तरफ एक सरकारी कंपनी। हाँ, इसका असर ये हुआ कि फ्रांसीसी कंपनी में हर छोटे बड़े फैसले के लिए पेरिस से इजाजत का इंतजार करना पड़ता था। मतलब फैसले लेने में बहुत देरी होती थी। बहुत ज्यादा। जबकि अंग्रेज कमांडर मैदान में हालात के हिसाब से तुरंत फैसला ले सकता था। और युद्ध के मैदान में तो यही देरी हार जीत तय कर देती है। बिल्कुल। फ्रांसीसियों के भी अपनी शुरुआत सूरत से ही की 1668 में, लेकिन उनका असली शक्ति का केंद्र बना पुदुचेरी। 1674 में जैसे अंग्रेजों के लिए कलकत्ता और बॉम्बे थे, वैसे ही फ्रांसीसियों के लिए पुदुचेरी था उनका सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बेस। तो अब तक 18वीं सदी की शुरुआत तक डच और डेनिश तो लगभग इस बड़ी लड़ाई से बाहर हो चुके थे, और पुर्तगाली सिर्फ गोवा तक सिमट कर रह गए थे। यानी अब मैदान में सिर्फ 2 बड़ी ताकतें बची थीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत पर वर्चस्व। मंच तैयार हो चुका था एक बड़े टकराव के लिए। हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पर सोचिएगा, आखिर एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा क्या खास था
कि उसने न सिर्फ अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हराया, बल्कि एक सरकारी खजाने और सेना के समर्थन वाली फ्रांसीसी कंपनी को भी मात दे दी और आखिरकार पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इस सवाल का जवाब हमें उस दौर की सबसे बड़ी लड़ाइयों में मिलता है, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। शायद अगली चर्चा हम उसी पर करें। बिल्कुल। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद। पिछली बार हमने बात की थी कि अंग्रेज भारत आए कैसे। आज देखते हैं कि वो यहाँ फैले कैसे। मतलब सवाल ये है कि एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो आखिर पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी। ये कहानी किसी एक लड़ाई की नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति, धोखे और मौके का फायदा उठाने की है। इसकी शुरुआत होती है बाकी यूरोपियन ताकतों को रास्ते से हटाने से। सही कहा, ये बिल्कुल एक शतरंज के खेल की तरह था। भारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को पहले बाकी खिलाड़ियों को बोर्ड से हटाना था। उनकी स्ट्रैटेजी एकदम साफ थी। पहले यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को बाहर करो, फिर भारतीय रियासतों से एक एक करके निपटो। और ये बोर्ड साफ करने की शुरुआत तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। 1612 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त समंदर पर पुर्तगालियों का दबदबा था। इस एक जीत ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया। फिर कहानी सीधे 1759 पर आती है, चिनसुरा का युद्ध, जहां उन्होंने डचों को हराया। हाँ, और उसके बाद भारत में डचों का कोई खास असर नहीं बचा। लेकिन असली और सबसे बड़ी टक्कर तो फ्रांसीसियों से थी। दोनों ताकतें दुनिया भर में एक दूसरे से लड़ रही थी और भारत उसका एक अहम अखाड़ा बन गया। इसी को हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। Buy the perfect wedding gift at up to 35%. युद्धों के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये लड़ाई भारत की जमीन पर भारतीय राजाओं के नाम पर लड़ी जा रही थी, लेकिन दुश्मनी पूरी तरह से यूरोपियन थी। बिल्कुल, एक तरह का प्रॉक्सी वॉर। पहला कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, वो तो सीधे सीधे यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का नतीजा था। जैसे ही वहां एक्सला शापेल की संधि हुई, यहां भी लड़ाई रुक गई। मतलब भारत में क्या होगा ये यूरोप में तय हो रहा था। हाँ, उस पहले युद्ध का कोई खास नतीजा नहीं निकला। वो बस एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लेने जैसा था। असली खेल तो दूसरे युद्ध में शुरू हुआ, जब दोनों ने हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन के लिए अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यहीं पर एक बात साफ हो गई जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई। क्या? कि यूरोपियन तरीके से ट्रेनिंग पाई एक छोटी सी अनुशासित सेना भारत की बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ सकती थी। ये तो भारतीय शासकों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी रही होगी। बिल्कुल, लेकिन इसे ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और इसी का नतीजा हमें तीसरे और आखिरी कर्नाटक युद्ध में देखने को मिला। इसका सबसे निर्णायक पल था 1760 का वांडीवॉश का युद्ध। इस एक लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया। सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को ऐसी हार दी कि वो फिर कभी खड़े नहीं हो पाए। तो वांडीवॉश के बाद फ्रांसीसी बस पौंडीचेरी जैसे कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए। मतलब अब मैदान में सिर्फ एक यूरोपियन खिलाड़ी बचा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, और अब वो अपना पूरा ध्यान भारतीय रियासतों पर लगा सकते थे। लेकिन प्रतिद्वंदियों को हराने के साथ साथ वो एक और काम चुपचाप कर रहे थे, भारत में अपनी जड़ें जमाना। और यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ व्यापार की कोठियां नहीं बना रहे थे, ये किले बना रहे थे। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया, जिसे आज हम मद्रास कहते हैं, और वहां उन्होंने बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। हाँ। देखिए, जमीन खरीदना एक बात है, हाँ। लेकिन उस पर किला बनाना दूसरी। ये साफ संकेत था कि कंपनियां लंबे समय तक टिकने का इरादा रखती है। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो एक क्षेत्रीय ताकत बन रहे थे। अच्छा, इसके बाद जो हुआ वो तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होती है और उन्हें दहेज में भारत का एक द्वीप मिल जाता है, मुंबई। ये सोचने में भी अजीब लगता है ना? है ना? भारत का एक हिस्सा यूरोप के दो शाही परिवारों के बीच शादी के तोहफे के तौर पर दिया जा रहा है। बाद में राजा ने उस द्वीप को सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और फिर उन्होंने पूर्वी तट पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। 1698 में उन्हें बंगाल में 3 गांव मिले, सुतानुटी, कालिकात और गोविंदपुर। इन्हीं को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया गया और यहाँ खड़ा हुआ फोर्ट विलियम। अब तस्वीर को जरा बड़ा करके देखिए। मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, इस जमीन के 3 टुकड़े नहीं थे,
एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल था। उन्होंने भारत के पूरे समुद्री व्यापार के रास्ते पर अपना शिकंजा कस लिया था। ये एक शानदार और दूर की सोच वाली रणनीति थी। तो अब उनके पास 3 मजबूत किलेबंद अड्डे थे, लेकिन किलों को चलाने और सेना रखने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। और 18वीं सदी के भारत में बेशुमार दौलत का एक ही ठिकाना था, बंगाल। बिल्कुल सही। तो उनकी नजर बंगाल पर पड़ी, और इस टकराव की जड़ थी 1717 के एक शाही आदेश में, जिसे मुगल बादशाह फर्रुखसियर का सुनहरा फरमान कहा जाता है। इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट दे दी थी। इससे तो बंगाल के नवाब को सीधे सीधे राजस्व का नुकसान हो रहा होगा। भारी नुकसान। और मामला सिर्फ इतना नहीं था। कंपनी के कर्मचारी इस टैक्स फ्री पास का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे, जिससे बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा था। तो ये व्यवस्था एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह थी। और ये बॉम्ब फटा 1756 में, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वो कंपनी की मनमानी को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कंपनी को किलेबंदी रोकने और कायदे से टैक्स चुकाने को कहा। जब कंपनी ने आनाकानी की तो उन्होंने कलकत्ता पर हमला कर दिया। यहीं पर वो कालकोठी की घटना यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी का जिक्र आता है, जिसमें कहा गया कि नवाब ने कई अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। हालांकि इतिहासकारों में इस घटना की सच्चाई को लेकर मतभेद हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए खूब इस्तेमाल किया। और इसी घटना को बहाना बनाकर रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से एक सेना लेकर कलकत्ता पहुंचा, जिसके बाद हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बदनाम युद्ध, 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। इसे युद्ध कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये एक लड़ाई से ज्यादा एक सौदा था, एक धोखा। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर, बैंकर जगत सेठ और राय दुर्लभ जैसे बड़े लोगों को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। तो सिराजुद्दौला की हार तो पहले से ही तय थी। बिल्कुल। प्लासी की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का असली मालिक बना दिया। उन्हें मीर जाफर के रूप में एक कठपुतली नवाब मिल गया, और सबसे बड़ी चीज मिली बंगाल का असीमित खजाना। और इसी पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सेना को और बड़ा और मजबूत बनाने में किया। लेकिन मीर कासिम, जिसे मीर जाफर के बाद नवाब बनाया गया, वो इस कठपुतली के खेल से खुश नहीं थे। उन्होंने कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश की, और इसका नतीजा हुआ एक और युद्ध, बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अगर प्लासी एक धोखा था, तो बक्सर एक असली सैन्य जीत थी। यहाँ कोई साजिश नहीं थी। एक तरफ कंपनी की छोटी मगर अनुशासित सेना, और दूसरी तरफ 3 बड़ी भारतीय शक्तियों की मिलीजुली फौज, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इस लड़ाई में कंपनी जीत गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा था। प्लासी ने उन्हें बंगाल का खजाना दिया था, लेकिन बक्सर ने उन्हें लेजिटिमेसी यानी वैधता दी। जब आप मुगल सम्राट को ही हरा देते हैं, तो आप सिर्फ एक व्यापारी कंपनी नहीं रह जाते, आप एक शासक बन जाते हैं। भारतातली गावे देशाचा आत्मा आहेत। और इसी जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। ये क्या था? ये एक बहुत ही चालाकी भरी व्यवस्था थी। इसका मतलब था दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और पैसा वो रहेगा कंपनी के पास, और निजामत यानी प्रशासन, कानून व्यवस्था, वो सब जिम्मेदारी रहेगी नवाब के पास। मतलब सारी कमाई कंपनी की और सारी जिम्मेदारी नवाब की। में से एक था। हैदर अली एक आम सैनिक से अपनी काबिलियत के दम पर शासक बने थे। उन्होंने 4 आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तो इस कहानी का पहला अध्याय क्या था? पहला युद्ध 1767 से 69 वो अंग्रेजों के लिए एक झटके जैसा था। हैदर अली उन पर इतने भारी पड़े कि उन्हें मद्रास तक खदेड़ दिया और अपनी शर्तों पर मद्रास की संधि करने पर मजबूर किया। दूसरे युद्ध के दौरान हैदर अली की मौत हो गई, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कमान संभाल ली। टीपू सुल्तान का नाम तो आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्हें शेर ए मैसूर भी कहते हैं। और वो सच में एक शेर थे, एक दूरदर्शी शासक। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, और वो जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खटकती थी। उन्हें टीपू में एक ऐसा दुश्मन दिखता था जो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर उन्हें भारत से निकाल सकता था। तो उन्होंने इस खतरे को खत्म करने की ठानी। हाँ,
तीसरे युद्ध में उन्होंने टीपू को हराया और उन पर एक अपमानजनक श्रीरंगपट्टनम की संधि थोपी। और आखिरकार चौथे युद्ध में 1799 में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू की मौत के साथ ही दक्षिण में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई। इसी दौर में एक और चीज शुरू हुई, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। ये क्या थी? सहायक संधि एक तरह का मीठा जहर थी। इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। यह किसी माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट की तरह थी। अंग्रेज किसी राजा के पास जाके कहते, आपकी सुरक्षा को खतरा है, हम अपनी सेना आपकी राजधानी में रखेंगे, बस आपको उसका खर्च उठाना होगा। लेकिन इसमें राजा का क्या नुकसान था? उन्हें तो सुरक्षा मिल रही थी। नुकसान ये था कि एक बार ब्रिटिश सेना राज्य में आ गई तो वो राजा अपनी इजाजत के बिना किसी दूसरे राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वो अपनी आज़ादी खो बैठता था। 1798 में हैदराबाद इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना। तो अब बंगाल और दक्षिण दोनों अंग्रेजों के कब्जे में थे। अब बची उत्तर पश्चिम की बड़ी ताकत, सिख साम्राज्य। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, अंग्रेजों की पंजाब की तरफ आंख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। 1809 की अमृतसर की संधि ने सतलुज नदी को दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा तय कर दिया था। लेकिन 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद हालात बदल गए। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में आंतरिक कलह और साजिशों का दौर शुरू हो गया, और ये अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्होंने हमेशा से भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाया था। और इसी का नतीजा थे 2 आंग्ल सिख युद्ध। पहले युद्ध 1845-46 में सिखों की हार हुई और उन्हें लाहौर की संधि करनी पड़ी। और फिर दूसरे युद्ध के बाद तो लॉर्ड डलहौजी ने पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। हाँ, सिंध को वो पहले ही 1843 में हड़प चुके थे। तो आप देखिए कैसे लगभग 150 सालों में एक व्यापारिक कंपनी ने कूटनीति, साजिश और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके पूरे उपमहाद्वीप को अपने काबू में कर लिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह लगता है। पहले यूरोपियन प्रतिद्वंद्वियों को हटाया, फिर बंगाल की दौलत पर कब्जा किया और उसी दौलत से बाकी भारत को जीता। एक जीत दूसरी जीत का रास्ता बनाती चली गई। बिल्कुल, और हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। वैसे इस अध्याय से जुड़े पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, जिससे इन घटनाओं के क्रम को समझने में और मदद मिलेगी। ये वाकई एक कमाल की और डरावनी कहानी है कि कैसे मुनाफे की भूख सत्ता की भूख में बदल गई। आज की इस चर्चा से जुड़ा एक सवाल हम अपने साथियों के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल है, अगर प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत की तिजोरी की चाबी दी, तो बक्सर के युद्ध ने उन्हें उस तिजोरी पर बैठने का कानूनी हक कैसे दे दिया? इन दोनों जीतों ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को कैसे अलग-अलग तरीकों से मजबूत किया? ये एक बेहतरीन सवाल है। जो भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिख पाएगा, हम मानेंगे कि उसने सिर्फ घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे की रणनीति और उनके गहरे असर को समझा है। और अगर सोचने में मुश्किल हो तो इस बातचीत को एक बार फिर से सुनना शायद नए नजरिए दे सकता है। तो पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की इस क्लास का टॉपिक है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, मतलब उनके नेता कौन थे और इस विद्रोह से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए इसे बिल्कुल क्रम से समझते हैं। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एक एक केंद्र को देखें, वहां के नेतृत्व को समझें और जाने कि वहां अंग्रेजों की तरफ से किसने विद्रोह को दबाया। ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से। हाँ, तारीख थी 11 मई 1857। यहाँ प्रतीकात्मक नेतृत्व तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास था, लेकिन असल सैन्य कमान जनरल बख्त खां के हाथों में थी। और देखिए, दिल्ली पर कब्जा करना विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। ताकत लगा दी। यहाँ विद्रोह को दबाने वाले मुख्य अंग्रेज अधिकारी थे निकलसन और हडसन। अच्छा। निकलसन इस लड़ाई में मारा भी गया था। ओहो। और इस घटना का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ वो ये था कि मुगल शासन का अंत हमेशा के लिए हो गया। सही बात है। दिल्ली के बाद क्रांति की आग पहुंची कानपुर। 5 जून 1857। यहाँ नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे। हाँ, नाना साहब जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। अच्छा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी उसका एक बहुत बड़ा परिणाम था। कानपुर में विद्रोह का दमन कैम्बल और हैवलॉक ने किया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे व्यक्तिगत कारण
जैसे पेंशन का बंद होना, एक इतने बड़े विद्रोह का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। ये मेंस के आंसर राइटिंग में कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट वाले हिस्से में लिखने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। सही कहा। अब चलते हैं लखनऊ। 4 जून 1857। यहाँ मोर्चा संभाल रखा था बेगम हजरत महल ने, जो अपनी छोटे बेटे बिरजिस कादिर को नवाब बनाना चाहती थी। हाँ, और अवध का विलय माने एनेक्सेशन डलहौजी की सबसे विवादित नीतियों में से एक था। इसी वजह से लखनऊ में विद्रोह को आम जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें जनभागीदारी भी थी। बिल्कुल। यहाँ भी ब्रिटिश कमांडर कैंपेबल थे और हेनरी लॉरेंस थे, जिनकी विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम झांसी की बात करते हैं, जिसका जिक्र आते ही रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है। यहाँ ब्रिटिश अधिकारी थे यूरोज। झांसी की कहानी भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ही जुड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई ने असाधारण वीरता दिखाई, जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक स्थायी प्रतीक बन गई। उनका संघर्ष ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय शासकों ने अपनी संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, यहाँ 1857 में नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया और अंग्रेजों की तरफ से थे कर्नल नील। हाँ। फिर जगदीशपुर, आरा, जहां अगस्त 1857 में 80 साल के कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा उठाया। कुंवर सिंह का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है ना? ये दिखाता है कि विद्रोह का आधार कितना व्यापक था, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। जगदीशपुर में विद्रोह को विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दबाया। ये सभी नाम प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बरेली में खान बहादुर खान और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया। और भी कई केंद्र थे, जैसे संभलपुर, असम, ग्वालियर। अंततः 20 जून 1858 को ग्वालियर में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही। को ग्वालियर में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा विद्रोह आखिर असफल क्यों हुआ? इसके कारणों को समझना मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। हाँ, तो असफलता के मुख्य कारण थे, एक तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार, यानी ये पूरे भारत में नहीं फैला। सही। दूसरा, सीमित सामाजिक आधार, क्योंकि शिक्षित वर्ग और कई रजवाड़े इससे दूर रहे। तीसरा, नेतृत्व और समन्वय की कमी। और चौथा, विद्रोहियों के पास किसी स्पष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण का अभाव था। इन पॉइंट्स को थोड़ा और समझते हैं। जब हम कहते हैं समन्वय की कमी, तो इसका मतलब है कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के नेताओं के बीच कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। अच्छा। सब अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास एक यूनिफाइड कमांड था और बेहतर कम्युनिकेशन, जैसे टेलीग्राफ। इसी तरह राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव का मतलब है कि विद्रोहियों के पास ये प्लान नहीं था कि अंग्रेजों को हराने के बाद भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था होगी। इस क्रांति का सबसे बड़ा और तात्कालिक परिणाम था 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गया। ये भारतीय प्रशासन में एक बहुत बड़ा बदलाव था। यहीं से सेक्रेटेरिएट स्टेट फॉर इंडिया का पद बना और भारत में वॉइसराय की नियुक्ति शुरू हुई। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि भारत पर ब्रिटिश पकड़ और भी ज्यादा संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और मजबूत हो गई। वैसे मैं सभी एस्पिरेंट्स को बता दूं कि इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं, जिससे रिवीजन में आसानी होगी। अच्छा, अब अंत में इस क्रांति को इतिहासकारों ने कैसे देखा है, इस पर भी बात करते हैं। यहाँ से इंटरव्यू में सवाल बन सकते हैं, जैसे VD सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बिल्कुल। वहीं DR होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध कहा, जो एक बहुत ही नस्लवादी, रेसिस्ट दृष्टिकोण है। डिज़रायली, जो उस समय ब्रिटिश संसद में थे, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना। अच्छा। जबकि जॉन लॉरेंस और सीले जैसे इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा। अनअवेलेबल मक्तों के साथ कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, जैसे SN सेन की 1857 और RC मजुमदार की सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन किताबों और विचारों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमें 1857 को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण देते हैं। कोई एक परिभाषा इस जटिल घटना को पूरी तरह नहीं समझा सकती। मतलब ये सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसमें जन विद्रोह के तत्व भी जुड़ गए। तो आज हमने 1857 की क्रांति के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझा। ये घटना भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट है,
भले ही ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, जिसकी फसल हमें आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखने को मिली। इस कंटिन्यू क्लास में नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए इसे डिटेल से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आज की चर्चा पर आधारित एक सवाल। सवाल ये है, 1857 के विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे, जैसे नेतृत्व की कमी और सीमित क्षेत्रीय विस्तार। आपके विचार में इन दोनों में से कौन सा कारण ज्यादा निर्णायक मतलब डिसाइसिव था और क्यों? अपना तर्क कमेंट बॉक्स में लिखें। जिसका जवाब सही और तार्किक होगा उसे ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, और जो नहीं दे पाया वो एक बार और अच्छे से इस टॉपिक को समझें। तो चलिए पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वन शॉट की इस क्लास में अपने अगले अध्याय पर आते हैं, किसान आंदोलन एवं जनजातीय विद्रोह। ये आधुनिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इसे बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी साल दर साल समझेंगे, ताकि ये पता चल सके कि कैसे एक घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया और कैसे इन विद्रोहों ने भारत की राजनीति और समाज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन सब उठे और उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया। यकीनन ये गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा होगा। बिल्कुल, इसकी चिंगारियां हमें 18वीं सदी के अंत में ही दिखने लगती हैं। 1760 के दशक से ही असंतोष की चिंगारियां उठने लगी थीं। पहला बड़ा नाम आता है सन्यासी विद्रोह का, जो 1760 से 1780 तक चला। सन्यासी विद्रोह, ये तो बड़ा अनोखा नाम है ना? इसके नेता थे कैना सरकार और द्विउ नारायण। ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। देखिए, ये सन्यासी और फकीर सदियों से तीर्थ यात्राएं करते आ रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगा दिया। अच्छा, मतलब जो चीज आस्था से जुड़ी थी उसे कमाई का जरिया बना लिया गया। ठीक यही बात। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, उनकी आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। ये उनकी पहचान पर एक तरह से सीधा हमला था। इसके ठीक बाद फकीर विद्रोह का जिक्र आता है 1776-77 में, जिसके नेता मजनून शाह और चिराग अली थे, और ये भी बंगाल में ही केंद्रित था। तो ये शुरुआती विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनकी आस्था में दखल दे रही थीं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शुरुआती विद्रोह क्यों हुए। प्रीलिम्स के लिए नेता और साल जरूरी है, लेकिन मेंस के लिए इसका प्रभाव समझना होगा। इन विद्रोहों ने पहली बार कंपनी शासन को संगठित रूप से चुनौती दी, भले ही वो स्थानीय स्तर पर थी। इसी क्रम में आगे और भी कई विद्रोह दिखते हैं, जैसे चुआर विद्रोह है 1798 का, फिर दक्षिण भारत में पॉलीगारों का विद्रोह जो 1801 से 05 तक चला, और त्रावणकोर में बिलुथम्पी विद्रोह भी था 1808-9 में। ऐसा लगता है कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर यह असंतोष फैल रहा था। बिल्कुल, ये सब अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। इन सब के पीछे का मुख्य कारण था ब्रिटिश हस्तक्षेप। चाहे वो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उनकी कर प्रणाली हो, या फिर स्थानीय रीति रिवाजों में दखलंदाजी हो, हर विद्रोह ने आने वाले विद्रोहों के लिए एक जमीन तैयार की। अब 19वीं सदी में आते हैं, जहां हमें जनजातीय विद्रोहों की एक बहुत लंबी सूची दिखती है। जी। शुरुआत पाइक विद्रोह से होती है 1817 से 25 ओडिशा में। इसके नायक बख्शी जगबंधु थे। फिर पश्चिमी घाट में भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह हुए। हाँ, और ये जनजातीय विद्रोह किसान आंदोलनों से थोड़े अलग थे। कैसे? इनकी मुख्य लड़ाई थी जल, जंगल और जमीन पर अपने पारंपरिक अधिकारों को बचाने की। आदिवासियों के लिए यही उनकी दुनिया है, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान। पापा करने लगे। बस यहीं से इन विद्रोहों की शुरुआत हुई। हाँ, इसी दौर में उत्तर पूर्व में भी काफी हलचल थी। असम में अहोम विद्रोह का जिक्र है 1828 का, और खासी विद्रोह भी। हाँ, 1829 से 35 तक चला था खासी विद्रोह। और मध्य भारत में कोल आंदोलन 1831-32 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे संगठित विद्रोह था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 का। जी, सिद्धू और कानू के नेतृत्व में ये विद्रोह झारखंड बंगाल क्षेत्र में हुआ। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं, एक महासंग्राम था। उनका नारा था अबुआ राज, यानी हमारा शासन। मतलब उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। हाँ, और ये ऐलान इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेज सरकार हिल गई। इसका दमन तो बहुत क्रूरता से किया गया,
लेकिन इसने अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्हें समझ आ गया कि आदिवासी मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से। इसी विद्रोह के बाद सरकार को संथाल परगना नाम से एक अलग प्रशासनिक इकाई बनानी पड़ी। ये इसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था। ये विद्रोह भले ही सफल ना हुए हों, लेकिन इन्होंने औपनिवेशिक शासन की नींव को हिला कर रख दिया। तो फिर 1857 की क्रांति हुई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। उसके बाद आंदोलनों का तरीका थोड़ा बदलता हुआ दिखता है। जमीन आसमान का फर्क आ गया। जैसे बंगाल का नील आंदोलन 1859-60 में दिगंबर बिश्वास के नेतृत्व में। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन में पहली बार शिक्षित मध्य वर्ग ने किसानों का साथ दिया और अखबारों में उनके पक्ष में लिखा। अच्छा, यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा और सरकार को नील आयोग का गठन करना पड़ा। यहाँ से किसानों की लड़ाई सिर्फ हिंसक विद्रोह तक सीमित नहीं रही, बल्कि कानूनी और वैचारिक भी हो गई। इसी तरह का पैटर्न हमें पावना विद्रोह और दक्कन विद्रोह में भी दिखता है, जहां किसान बढ़े हुए लगान और साहूकारों के खिलाफ खड़े हुए। सही कहा। पावना विद्रोह जो 1873 से 76 तक चला, उसमें किसानों ने लीगल रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया। उन्होंने एक नारा दिया था, हम सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उनका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के शोषण से मुक्ति पाना था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। वो एक तरह से कह रहे थे कि महारानी आप हमें इन स्थानीय शोषकों से बचाइए। ये तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल, और ये काम कर गए। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सरकार ने बंगाल टेनेंसी एक्ट और डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट जैसे कानून बनाए। यह दिखाता है कि संगठित विरोध का नीतिगत प्रभाव पड़ सकता है। स्टेटवे इन आंदोलनों की बारीकियों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल जॉब आयोग वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं। फिर 20वीं सदी में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आए और उन्होंने किसान आंदोलनों को एक नई दिशा दी। सबसे पहले नाम आता है चंपारण सत्याग्रह का 1917 में। चंपारण बिहार में गांधी जी ने नील किसानों के तीन कठिया प्रणाली के शोषण के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया। ये पूरी तरह सफल रहा और इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। और अगर हम कॉज एंड इफेक्ट देखें तो चंपारण की सफलता ने ही खेड़ा सत्याग्रह और बाद में बारडोली सत्याग्रह की नींव रखी। बिल्कुल, खेड़ा 1918 में हुआ और बारडोली सत्याग्रह 1928 में, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। वो भी लगान वृद्धि के खिलाफ था, यानी मुद्दा वही पुराना था, लेकिन अब संघर्ष का तरीका गांधीवादी था, अहिंसक और संगठित। इसी दौर में किसान अपने संगठन भी बनाने लगे थे। हाँ, जैसे 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा बनाई। फिर 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया। ये संगठन किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का एक माध्यम बने। लेकिन सारे आंदोलन अहिंसक नहीं थे। केरल का मोपला विद्रोह तो काफी हिंसक हो गया था। हाँ, मोपला विद्रोह जो 1920-22 में हुआ, उसकी शुरुआत तो जमींदारी शोषण के खिलाफ ही हुई थी, लेकिन बाद में उसने एक सांप्रदायिक रंग ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? वहाँ एक सामाजिक समीकरण था। ज्यादातर जमींदार हिंदू थे और काश्तकार यानी मोपला मुस्लिम थे। जब अंग्रेजों का दमन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया, और जैसे ही ये हुआ, ये राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग पड़ गया। ये हमें सिखाता है कि किसी भी आंदोलन की सफलता उसके नेतृत्व और दिशा पर बहुत निर्भर करती है। तो आजादी के करीब आते आते ये किसान आंदोलन और भी संगठित हो गए। बिहार किसान सभा का गठन हुआ 1929 में। जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, जो बाद में अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता बने। ये किसान आंदोलनों के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब संस्थागत होने का दौर था। मतलब अब मांगे सिर्फ लगान माफी तक सीमित नहीं थी। नहीं, अब मांगे थी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर। और आजादी से ठीक पहले बंगाल में तिभागा आंदोलन हुआ 1946 में। हाँ, जिसकी मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्सा यानी तिभागा बटाईदार किसानों को मिले। तिभागा आंदोलन ने आजादी के बाद होने वाले भूमि सुधारों की दिशा तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ एक सामाजिक आर्थिक संघर्ष भी चल रहा था,
जिसने आजाद भारत की नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से एक बात तो साफ है, 18वीं सदी के बिखरे हुए विद्रोहों से लेकर 20वीं सदी के संगठित किसान सत्याग्रहों तक ये एक निरंतर चलने वाला संघर्ष था। इन आंदोलनों ने न केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, बल्कि आजाद भारत के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के एजेंडे को भी आकार दिया। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार